सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि जो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है उसमें सन 2016 में जो पेपर हुए थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था सन 2016 बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट के भी जो है वो पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर का जो है बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सन 2016 में जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। इसको हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं। जो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हमने इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस की बात की थी 2 पार्ट में, उसमें हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो नहीं देखा है आपने तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, तो प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आईसीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इसकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि उत्तर नंबर बा जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पर रैम लिखा होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सीडी रोम की टोटल अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं चैटिंग। इस वर्ड से लगभग आप सभी जो है वो परिचित भी होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है। तो इसमें सूचना भी है, क्योंकि हम सूचना जो है ये आदान प्रदान करते हैं जब हम किसी चीज का संचार करते हैं। स्रोत किसी ना किसी माध्यम से करते हैं और प्रसारण एवं प्राप्ति तो उसमें होती ही है। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर नंबर द। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि CAL का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि संचार जो है वो किसे कहते हैं। तो संचार की बात करें तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि पत्र हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। नाम में ये संचार है। जैसे आपने भी काफी बार देखा होगा कि कोई चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं तो हम उसको भी संचार का ही वर्ड या संचार का ही शब्द प्रयोग करते हैं। तो वही चीज है हमारी यहाँ पर कि अपने विचारों को या अपनी कही गई बात को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, फैलाना, वो सारी चीजें संचार में आती हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। तो हम मूलतः कह सकते हैं कि ये नियमों और निर्देशों पर आधारित होता है। और ये प्रोटोकॉल वर्ड आपने सुना होगा काफी बार कि जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं वो प्रोटोकॉल तोड़कर जो है वो आगे बढ़कर जो है वो मिलने के लिए गए। तो प्रोटोकॉल कह सकते हैं वो एक नियम होता है कि इस दायरे में रहकर आपको चलना है। तो नियम और जो निर्देश होते हैं उस पर आधारित कोई चीज़ होती है तो वो प्रोटोकॉल होती है। पर अगर बात की जाए कंप्यूटर के सेंस में, क्योंकि हम कंप्यूटर का पेपर देख रहे हैं, तो कंप्यूटर के सेंस में जो है ये प्रोटोकॉल जो है वो कंप्यूटर के सेंस में हो जाता है। परंतु अगर जनरल लाइफ में बात करें तो प्रोटोकॉल वहाँ पर भी जो है वो नियमों और निर्देशों को ही दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि सर्वर का क्या अर्थ है। तो सर्वर जो है सेवकों क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। काफी बार आपने सुना भी होगा कि ये नेटवर्क जो है इस सर्वर से जुड़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं एक नेटवर्क का जाल टाइप का होता है जो सेवकों को जोड़ने और सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल ड्यूप्लेक्स की बात करें तो इससे तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। मतलब यहाँ पर कहने का यह है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो कई संचार के माध्यम आपने ऐसे देखे हैं कि एक स्थान से कोई चीज भेज दी गई, फिर उसके बाद दूसरा रिसीवर के पास पहुंची, फिर रिसीवर ने उसको पढ़ा और उसके बाद उसका रिप्लाई किया। पर कुछ संचार इस टाइप के भी होते हैं जिसमें सूचना जो है आदान प्रदान प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता दोनों ही एक समय में होती है, जिसका लाइव एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे कि वीडियो
वीडियो कॉलिंग होती है। उसमें दोनों ही साइड से जो है वो एक समय में ही वार्तालाप या सूचना का आदान प्रदान होता है। इसमें किसी प्रकार का जो है वो समय नहीं होता है, जैसे कि पत्र व्यवहार में आपने देखा होगा कि पहले एक कोई भेजता है, फिर प्राप्तकर्ता वाला उसको प्राप्त करता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसके बाद जो है वो वापस से उसका रिप्लाई करता है। तो इस टाइप का जो है वो नहीं होता है। तो फील्ड डुप्लेक्स जो है मोड यही होता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। आप कोई निर्देश देते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कुछ, तो गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो वो आप निर्देश दे रहे हैं, और सर्च इंजन क्या करता है, इंटरनेट पर खोज कर आपको जो आपने खोजी गई सामग्री है आपके द्वारा वो आपको प्रदान करता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्च इंजन का गूगल, और मोस्टली जो है लगभग जो बहुत से पीपल हैं वो गूगल का ही यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। DBMS का पूरा नाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तो हो गई हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो उद्देश्य हैं उसको पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि विभिन्न प्रायोगिकताओं के जो कंप्यूटर होते हैं उनको परस्पर जोड़ने का कार्य ये करता है। आपने देखा होगा जो साइबर कैफे होते हैं उसमें एक जो मेन कंप्यूटर होता है उससे सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, और उसी जो मेन कंप्यूटर होता है उसी से वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आपका जो टाइम आउट कितना होगा। आप 1 घंटे का अगर टाइम आउट के आधार पर बैठे हैं तो उस पर आधार पर वो वहाँ से सारी चीज़ें संचालित करता है। तो वो एक नेटवर्क के द्वारा जो है वो जुड़ा होता है। दूसरा है हमारा पॉइंट कि आंकड़ों का परस्पर विनिमय या आदान प्रदान करना। आंकड़ों का आदान प्रदान करने का भी कार्य नेटवर्क करता है। तीसरा है हमारा कि एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को भी काम सौंपने का कार्य ये करता है। चौथा है हमारा कि किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस्ड आंकड़ों से प्राप्त जो परिणाम होते हैं उसको दूसरे कंप्यूटर को भेजना, जैसे कि कोई बड़े स्तर पर कोई कार्य हो रहा हो तो उसमें यहाँ पर यूज में आता है। पांचवा हमारा पॉइंट है कि सहकारी प्रक्रियाओं हेतु 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह जो कि किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वहाँ पर परस्पर 1 से अधिक कंप्यूटर मिलकर जो है वो वर्क करते हैं नेटवर्क के माध्यम से। छठा पॉइंट है हमारा कि विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। बहुत से कंप्यूटर से जुड़े यंत्र भी होते हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा ही संचालित होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नेटवर्क पर ही बेस्ड होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। कंप्यूटर की बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप में प्रस्तुत करती है। काफी अच्छी डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं भी पूछी गई, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर बात की जा रही कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि है क्योंकि यह कहीं ना कहीं जो विद्युत है उस पर ही आधारित या विद्युत के द्वारा ही चलती है, और जो विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, जो निर्देश होते हैं, उनके अनुरूप विश्लेषण करके परिणाम जो भी हम उसमें इनपुट करते हैं उसका विश्लेषण करती है, और जो हमें रिजल्ट प्रदान करती है वो विश्वसनीय होती है तथा कह सकते हैं वैध रूप से प्रस्तुत करती है। बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर की भूमिका की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो सीखने में कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो पहला हमारा हो जाएगा शिक्षक के रूप में, जैसे कि शिक्षक हमें शिक्षा प्रदान करता है उसी प्रकार कंप्यूटर के माध्यम से भी हम शिक्षक के भांति ही शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ज्ञान के स्रोत के रूप में, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको कुछ भी गूगल पर सर्च करना होता है आप तुरंत सर्च कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ज्ञान के स्रोत के रूप में भी उसका हमें उपयोग मिलता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि सूचनाओं के संग्रह करने में, कहीं कितना बड़ा से बड़ा डाटा आपको कलेक्ट करना हो, क्योंकि मेमोरी क्षमता ज़्यादा होती है कंप्यूटर की, तो आप उसके उपयोग में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ परीक्षक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब बात हो गई कंप्यूटर के उपयोग की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं हम ईमेल को, ईमेल से आप सभी परिचित भी होंगे, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है। प्रकाश की गति से गमन करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे कोई भी आप सूचना भेजते हैं तो वो सेकंड में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो पहुंच जाती है। कोई भी आप मेल करते हैं, कोई चीज़ किसी आपको भेजनी होती है तो आप मेल के माध्यम से भेज रहे हैं, तो वो प्रकाश की गति के माध्यम से नेटवर्क के थ्रू जो है वो पहुंच जाती है। और आगे वही लिखा भी है कि इससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज तुरंत भेज सकते हैं। तो ये तो हो गई बात इलेक्ट्रॉनिक मेल की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि पावर पॉइंट में क्या करते हैं। तो बात करें पावर पॉइंट की, इसके कार्यों को हम देखते हैं। तो बात करते हैं पावर पॉइंट के कार्य को पॉइंट्स के आधार पर। तो पहला हमारा पॉइंट है कि इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन की बेहतर तैयारी की जा सकती है। आपको कोई चीज़ प्रस्तुत करनी हो तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करते तो आप सभी जानते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से ही बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन की सहायता से हम किसी भी चीज़ की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि मुख्य बिंदुओं को विजुअली शो भी किया जा सकता है। इसमें बहुत से एनिमेशन होते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु को आपको हाईलाइट करना है तो विभिन्न प्रकार के एनिमेशन यूज करके आप उन्हें विजुअली शो भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कि प्रेजेंटेशन में घबराहट नहीं होती है। कई बार आपको अपने आप से बोलना होता है तो आपके पास एक वर्ड लिमिट होती है, जिसके बाद आपको समझ में नहीं आता बोले क्या। तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो हेल्प करती है कि आपका जो टॉपिक है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो कह सकते हैं उसके माध्यम से घबराहट नहीं होती है। चौथा हमारा पॉइंट है कि अलग अलग उद्देश्य के लिए प्रेजेंटेशन के लिए भी अलग अलग टेम्पलेट्स की सुविधा होती है। आपने देखा भी होगा कि अलग अलग टेम्पलेट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट यूजर्स के आधार पर। पांचवा हमारा पॉइंट है कि आसानी से इमेज व ग्राफ शो भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की आपको इमेज हो, विभिन्न प्रकार के ग्राफ अगर आपको प्रेजेंटेशन में शो करना है कि पिछले ईयर में जो है वो क्या स्तर था, अगले ईयर में कितना बढ़ गया घट गया, तो वो सारी चीज़ें हम ग्राफ जो है वो शो करते हैं तो प्रेजेंटेशन के ही माध्यम से करते हैं। छठा हमारा पॉइंट है कि हाइपरलिंक की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो फाइल्स होते हैं उसको भी हम उसमें लिंक कर सकते हैं या कह सकते हैं जोड़ सकते हैं। सातवां हमारा पॉइंट है कि प्रेजेंटेशन जो है वो फाइल के सिक्योरिटी व पासवर्ड की भी सुविधा प्रदान करता है। अगर आपको कोई गोपनीय मैटर है जिसको आप जो है वो सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप पासवर्ड इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। आठवां हमारा पॉइंट है कि विभिन्न ट्रांजिशन व एनिमेशन की सहायता से प्रेजेंटेशन को और सुंदर व आकर्षक बनाने की भी सुविधा इसमें होती है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे हमारे जो प्रेजेंटेशन होती है उसके कार्यों की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि ई लर्निंग जो है वो क्या होता है। तो बात करें ई लर्निंग जिसे हम कहते हैं ई अधिगम, तो इसकी बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में ई अधिगम का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको भी प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपको जो है इसके माध्यम से मोटिवेशन या कह सकते हैं प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। साथ ही शिक्षण संबंधी जो क्रियाएं भी होती हैं वो प्रभावशाली होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट मिश्रित अधिगम भी पूछ लिया जाए बहुविकल्पी में तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई अधिगम को मिश्रित अधिगम या ई लर्निंग कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के जो माध्यम होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वेब आधारित शिक्षण सामग्री, बहुमाध्यम, CD रोम, ईमेल, इंटरनेट पाठ्यवस्तु, अधिगम व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। तो ई जो एक वर्ड लगा होता है किसी के आगे, किसी वर्ड के आगे, वो उसका एक कंप्यूटराइज जो फॉर्म होता है उसको प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग होती है उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो जो कॉमर्स के आगे ई लग जाता है वो उसके कंप्यूटराइज फॉर्म को जो है वो दर्शाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो के माध्यम से अगर आप चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग वर्ड अभी हमने ऊपर जाना, तो उसमें और भी लोगों को अगर आप जोड़ रहे हैं, एक से अधिक लोगों को हुआ होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। बात करते हैं इसके बारे में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो या वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी जो है वो कहा जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसका प्रयोग विशेषतः किसी बैठक अथवा सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो मीडिया
मीटिंग होती है उसमें जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस स्थान पर आ नहीं सकता या आने में उस समय असमर्थ है, तो आप एक ही स्थान पर बैठ के अलग अलग जगह से जो है वो बातचीत या वार्तालाप या कोई चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चली सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है। इन सभी के माध्यम से जो है हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसको संपन्न करते हैं। इस कॉन्फ्रेंसिंग में जो प्रत्येक भागीदार होता है उसके कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन, जिसके साथ जो हमारी ऑडियो होती है वो एक साइड से दूसरे साइड जाती है, स्पीकर्स और एक वीडियो कैमरा संबंध होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके पूरे सेटअप में होती हैं। जैसे ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो माइक्रोफोन में बोली गई उसकी बात नेटवर्क के माध्यम से जो है कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों तथा उनके कंप्यूटर से संबंधित स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती है और उसकी जीवंत छवि भी, यानी कि जो कहते हैं एक्चुअल जो आप दिख रहे होते हैं उसको हम हिंदी में कह रहे हैं जीवंत छवि। छवि मतलब आपका जो उस समय का रूप है, आप कैसे दिख रहे हैं वो चीज़, और जीवंत मतलब एक्चुअल जो बोलते हैं कि जीता जागता। तो जीवंत छवि भी नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। तो ये बात हो गई वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि डिजिटलीकरण या डिजिटाइजेशन जो है वो क्या होता है। इस प्रक्रिया के संचालन में इंटरनेट की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जो सारी सूचनाएं जो कि कागजी रूप में है उसको हम जब इंटरनेट पर ले आ रहे हैं या कह सकते हैं उसको एक डिजिटलाइज रूप प्रदान कर दे रहे हैं तो वो जो है डिजिटलाइजेशन कहलाता है। और इसीलिए कह सकते हैं इसमें इंटरनेट की प्रमुख भूमिका होती है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी सूचना संबंधी आंकड़ों को देख सकता है, अर्थात उसमें पारदर्शिता का गुण भी आ जाता है। इसे हम डिजिटलीकरण कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसी अब चीज़ें आ गई कि आपको अगर जो सरकारी गवर्नमेंट में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं उनकी अगर आपको इनकम देखनी है तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो वो एक पारदर्शिता जो है आ रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव वाली चीज़ जो है वो पूर्णतः समाप्त हो सकती है। तो यही था हमारा डिजिटलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।